जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की हिंदी क्लास 6 की अगला चैप्टर है, 7th चैप्टर है ये। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें अशोक के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? अशोक के बारे में। अशोक सम्राट कैसे बने और अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों किया, इसके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। अब क्या है, एक बच्चा है रौनक। आप अपने आप को भी समझ सकते हैं या अपने घर के किसी सदस्य के छोटे बच्चे के बारे में समझ सकते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है जन्मदिन पर रोशन के दादा से कड़क नोट मिले। रोशन के दादा हैं, जन्मदिन के अवसर पर उनको एक नोट दिए। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसने एक नई सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहता था। तभी उसने पाया कि सभी नोट में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है, तो और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चिन्ह चित्रित थे। शेर का निशान जो है, छोटे छोटे शेर का निशान बना हुआ था। उसने सोचा, आखिर यहाँ पर ये शेर की बनाने की आवश्यकता क्या हुई? ठीक है, यहाँ जो है शेर की बनाने की आवश्यकता क्या हुई? अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या आवश्यकता क्यों हुई उसके बारे में एक झलक है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया, जैसा कि आप पिछली क्लास में आपने देखा होगा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। यहाँ पे क्या है, अशोक के निर्देश पर कई स्तंभों पर, पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया। जो लिखा हुआ था उसको वहाँ पे लिखाया गया। इसके पहले कि हम यह जाने का अभिलेख क्या है, यह समझने की कोशिश करें राज्य और साम्राज्य क्यों कहा है, राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना जो है दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो 2300 साल पहले की है। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी सहायता से चंद्रगुप्त जो है ये विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब में मिलते हैं। चाणक्य की जो ये कई विचार जो है चाणक्य की अर्थशास्त्र नामक बुक में मिलते हैं। अब वंश किसको कहा गया है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें ही वंश कहा जाता है। एक ही परिवार से एक के बाद एक राजा बनते हैं, उन्हीं को वंश कहा गया है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इम्पोर्टेंट राजा कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। यही तीनों महान शासक बने। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य में बहुत से नगर थे, ठीक है, और इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। इसमें क्या है, साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हैं। और इसमें क्या है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग भी था। और दूसरी तरफ उज्जैन के उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। कहाँ? उज्जैन दूसरी तरफ भारत से दक्षिण भारत में जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अब कहाँ है, आइए देखते हैं। उज्जैन कहाँ है? उज्जैन ये है, ये रहा उज्जैन, ठीक है। और तक्षशिला कहाँ पे है? तक्षशिला ये रहा तक्षशिला। ये पाकिस्तान में आज मिल रहा, आज पाकिस्तान में है। अब क्या करते हैं, शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। शायद ही वहाँ पे जो है
नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शुल्ककार रहा करते थे। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। किसानों और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। क्या? मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण करते और जानवरों के शिकार करके जीवन चलाते थे। वहाँ पे क्या करते थे? फल फूल का संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करके वहाँ जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ पे साम्राज्य के अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते रहे होंगे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते हैं। पोशाक हुआ, भाषा हुआ, भोजन हुआ, सभी नगरों में अलग अलग थी। तो इस तरह से ये पहचाने जाते थे। और साम्राज्य जो है राज्य से भिन्न कैसे था? अब जो साम्राज्य है, राज्य जो है साम्राज्य से भिन्न कैसे है, या साम्राज्य राज्य से भिन्न कैसे है, आइए देखते हैं। चूँकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते थे। जो साम्राज्य होता बहुत बड़ा इलाका होता है और राज्य उसमें छोटे छोटे पाए जाते थे। जैसे आज का इंडिया है, इंडिया में छोटे छोटे राज्य जैसे यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दिल्ली, इधर साउथ में चला जाइए केरला, ऐसे सब छोटे छोटे थे। वैसे सेम ही यहाँ पे भी साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। उनकी रक्षा के लिए ये बड़ी सेनाएं होती थी और सम्राटों को राज्य की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। सम्राट को जो है राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत पड़ती थी। इन्हीं कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारी की ज़रूरत पड़ती थी। समझे भाई? क्या था? साम्राज्य जो है राज्यों से बड़ी होती थी, ठीक। इसके लिए अधिक संसाधन, अधिक सेनाओं की ज़रूरत पड़ती थी। तो सेनाएं जब अधिक होंगी, संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। और इन लोगों को कंसाइज वे पे करने के लिए, मतलब एक प्रारूप के रूप में तैयार करने के लिए अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ती थी। अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया करते थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता है। पाटलिपुत्र और आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह है कि इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी नियुक्त थे। अधिकारियों की नियुक्ति क्यों होती थी? क्योंकि कर इकट्ठा करने के लिए, वो भी किससे? व्यापारी, शिल्पकारी, किसान और पशुपालकों से। अब आगे बढ़ते हैं। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उन्हें राजा सजा भी देते थे। जो कर नहीं देता था उसे राजा सजा भी देते। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। जो राजा के जासूस अधिकारी थे उनके जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट होता था। ठीक है, इन सब के ऊपर, राजाओं के ऊपर सम्राट होता था। राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखते थे। कहाँ? किस पे? राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखा जाता था। अब आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कैसे? तक्षशिला या उज्जैनी जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बना के भेजा जाता था। क्या होता था? कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण होता था और जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ राजकुमारों को वहाँ पे राज्यपाल, गवर्नर जैसे वहाँ का राज्यपाल बना के भेजा था। आज का राज्यपाल जैसे वहाँ का राज्यपाल बना के भेजा जाता था। ऐसा लगता था इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। क्या? स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, प्रादेशिक जो केंद्र है
उनके बीच विस्तृत बहुत विशाल क्षेत्र होता था, जगह होती थी। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश। अब ये मौर्य शासक जो है कहाँ पे नियंत्रण करते थे? मार्ग, क्योंकि आवागमन होगा और नदियों से व्यापार होगा, यहाँ पे ज़्यादा नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण, अभी जो बताया कि व्यापार के लिए या आवागमन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा करता है। यहाँ से उन्हें संसाधन, जो भी संसाधन और कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। यहाँ से जो संसाधन, कर या भेंट उपजते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा क्या गया है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम क्या था? उस उत्तर पश्चिम जानते हैं कहाँ? वही सेवन सिस्टर। उस उत्तर पश्चिम जो है उदाहरण के लिए कंबल के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत जो है ये सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अब संसाधन जो है किस रूप में? नजराने के रूप में इकट्ठे हो गए। नजराने मतलब आने जाने के लिए, देखने के लिए, ये नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या था? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ठीक। कर जो है नियमित रूप से और नजराना जो है अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में पाए जाते थे। ऐसे लोगों के लिए प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना क्या होता है? नजराने के विविध पदार्थों के रूप में होता था और ऐसे लोगों के लिए जाए जाते जो स्वेच्छा से इसे देते थे, इसी को नजराना कहा गया है। अब राजधानी सम्राट के बारे में है। अब क्या है राजधानी के बारे में? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया का यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब कहाँ से आया था? यूनान से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसने कुछ देखा, उसका विवरण दिया। कहा कि यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने वाले अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट जो है जनता के सामने आने पर अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है। अब आगे वो देखते हैं। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता, सोने की पालकी में उनको ले जाया जाता था। ठीक है। सोने की पालकी में उनके अंगरक्षक सोना चांदी अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन्हीं पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के चारों ओर चक्कर लगाता था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। राजा जो है हथियारबंद महिलाएं उस समय लगता है सेना में भर्ती की जाती थी। वे हमेशा इस बात से डरते थे कहीं कोई हत्या करने की कोशिश न करे। क्या? राजा की हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार एक ही रूम में, एक ही कमरे में लगातार 2 रातें नहीं बिताते थे। हर दिन उनका कमरा चेंज होता था। और पाटलिपुत्र के बारे में क्या है? पाटलिपुत्र यहाँ एक विशाल और खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुजुर्ग और 64 द्वार हैं। 2 या 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। राजा का महल भी काठ से बना हुआ था। राजा का महल जो है काठ से बना होता था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया जाता था। यह चारों तरफ उद्यानों और खिड़कियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था। अब क्या है? क्वेश्चन क्या हो सकता है? राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उनको चखते थे। पाटलिपुत्र ये क्यों होता था? अब दूसरा क्या है? पाटलिपुत्र मोहनजोदाड़ो से किस तरह भिन्न था? ठीक है। अब जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा उसमें देखिए पाटलिपुत्र मोहनजोदाड़ो से क्यों भिन्न था।
अब हम आगे बढ़ते हैं और अंत में जंगल में रहने वाले इलाके आते हैं। क्या है? अंत में जंगल में रहने वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले काफ़ी लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। काफ़ी हद तक वहाँ जो स्वतंत्र थे, उनसे यह उम्मीद की जाती थी। मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। कैसे ये चीज़ें? हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक का एक अनोखा सम्राट कैसे बना, आइए देखते हैं। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अवलोकों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है प्राकृतिक और ब्रह्मलिपि भाषा में, अभिलेख जो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कलिंग युग का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख। अशोक ने क्या बातें कही, आइए देखते हैं। आपने अभिलेख के बारे में यह बात कही, अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और सवर्ण भी मारे जाते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों का बहुत प्यार करते हैं और तथा दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। किसके प्रति? दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करते हुए दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या है? मैं मानता हूँ धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। मैं यह अभिलेख जो है भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और उनके पोते कभी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को और कैसे बढ़ाया जाए। अब कलिंग की लड़ाई को युद्ध को लेकर अशोक अपने विचार में परिवर्तन कैसे लाया, इसके बारे में आप सोचिए। कैसे लाया, क्यों युद्ध हुआ, युद्ध में कौन कौन रहे होंगे और कैसे इनका जो है उनका मन चेंज हुआ। अब जैसे धर्म, क्या संस्कृत भाषा में धर्म का है। ठीक है, धर्म किसको कहा गया है? संस्कृत भाषा है, ये हिंदी में इसको धर्म कहा गया है। धर्म का प्राकृतिक रूप है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अशोक का कलिंग युग। अशोक जो है कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा, मतलब तिरस्कार टाइप में, युद्ध से घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में युद्ध कभी नहीं करेंगे। आगे क्या है? अशोक का धर्म क्या था, अब उसके बारे में जानेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था। अपनी प्रजा को निर्देश दे वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। कई समस्याएं थीं जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग इनके साम्राज्य में जो है अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। इससे टकराव पैदा होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार होता था। इनके राज्य में था, अशोक के राज्य में धर्म का टकराव भी था, जानवरों की बलि भी थी। ठीक है, और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार भी होता था। ठीक, बलि, क्रूर व्यवहार
और दासों के साथ क्रूर व्यवहार होता था, टकराव भी पैदा होता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। झगड़े किसके बीच? परिवार और पड़ोसियों के बीच होते थे। और अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसीलिए उन्होंने धम्ममहामत्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्ममहामत्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों द्वारा उसके बारे में शिक्षा दी। और अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। ठीक है। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करते हुए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। कहाँ अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। और अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस जैसे श्रीलंका जैसे में दूत भेजे। ठीक है, दूत भेजे। आगे देखते हैं। अब क्या है, उन्होंने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त जो है, उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। किसकी? मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा के लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या है? प्रजा के लिए जब लोग अपने अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, उदाहरण के लिए जब बीमार होते हैं, उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्राएं शुरू करते हैं, तब तरह तरह के अनुष्ठान कराया। ये कर्मकांड किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा ये कर्मकांड किसी का काम का नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीवों पर दया करना, और ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना। इसमें ब्राह्मण और श्रमणों का दान भी देना, दासों के साथ, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार और बड़ों का आदर करना, ये इस बात पर इन्होंने जोर दिया। अब इसके बाद अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। क्या करना? अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसकी आदर करना चाहिए। ठीक है। अब आगे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या लिखा? उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जिसके अनुसार आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेशों को उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है। इसके बारे में पूछ रहे हैं कि अशोक के उन संदेशों के बारे में बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। अब क्या गया? ब्रह्मलिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्मलिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अक्षरों को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। ठीक है। ये रही आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी में और बांग्ला में मलयालम में और तमिल में ये करीब करीब एक समान ही है। अब आगे देखते हैं। अब क्या है? मौर्य साम्राज्य को उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन सम्राटों ने चीन की दीवारों का निर्माण शुरू किया। चीन के सम्राटों ने
चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने के उद्देश्य उत्तर पश्चिमी के पशुपालकों लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। ये जो दीवार देख रहे हैं पत्थर और ईंट से बनी हुई है। और क्या है, तथा पत्थर ईंट से बनी, इसकी ऊपरी सतह पर सड़क जैसे चौड़ी है। इस दीवारों को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा। 1,000 से 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। मतलब निगरानी के लिए, देखने के लिए एक आशियाना टाइप में बना हुआ है बुर्ज, उसको कहा गया है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब आगे देखें, उपयोगी शब्द में क्या है। उपयोगी शब्द में साम्राज्य है, इसके बारे में क्या जानते हैं। राजधानी किसको कहा जाता है। अधिकारी क्यों बनाए जाते हैं। संदेशवाहक कौन से होते थे। प्रांत क्या था और धर्म क्या था। धर्म को तो हम तो बार बार गए, वो है धर्म। ठीक है, अब इसके बारे में आप इन शब्दों को सोचेंगे, समझेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्लास को दोबारा देखेंगे या फिर आपको आ ही जाएगा। एक बार या दो बार देख लेंगे तो क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है आपको देंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, अच्छी रही होगी तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे हमारा मनोबल मजबूत हो। आपका एक शेयर हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, तो हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।